Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. Last time we talked about models of disablement. Today we are going to discuss the components of those models. First of all, we are going to start with the pathology. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट, 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट पढ़े थे. ठीक है, उसमें हमने उनके कंपोनेंट्स पढ़े थे. ठीक है, एक हमारे पास होता है सेलुलर लेवल पे, दूसरा होता है हमारे पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे, थर्ड हमारे पास होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, या फिर फंक्शनल लेवल पे, और फोर्थ होता है हमारे पास सोसाइटी के लेवल पे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास लेवल है जो कि हमारे पास सेलुलर लेवल पे है. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ डिसेबलमेंट मॉडल रेफर्स टू द disruptions of the body's homeostasis as the result of acute or chronic disease, disorders or conditions characterized by a set of abnormal findings that are indicative of alterations or interruptions of structure or function of the body primarily identified at the cellular level. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज अबाउट द पैथोलॉजी. ठीक है, पैथोलॉजी हमें क्या बता रही होती है कि किसी क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज की वजह से या किसी डिसऑर्डर या कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे पास स्पेसिफिक एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं. ठीक है, जो कि हमें क्या शो करती हैं कि हमारे सेल के लेवल पे, उसके स्ट्रक्चर पे या उसके फंक्शन में कोई क्या आई है, ऑल्ट्रेशन या इंटरप्शन आई है. ठीक है, जिसको हम पैथोलॉजी कह रहे हैं. दोबारा से देख लेंगे, किसी भी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज, डिसऑर्डर या कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी का होमियोस्टेसिस क्या होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, जिसके हमें सिम्टम्स हमें नजर आते हैं. ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नजर आती हैं जो कि हमें क्या बता रही होती है कि हमारे सेल के लेवल पे क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई डिस्ट्रप्शन आया है. ठीक है, तो सेल के लेवल पे जो हमारे पास डिस्ट्रप्शन आ रहा है, ठीक है, उसको हम पैथोलॉजी में कह रहे हैं या उसको हम पैथोफिजियोलॉजी भी कह देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक डिजीज है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, अब हमें पता है कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है. ठीक है, अब हमें उसके साइन और इसके स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स हमें शो होंगे. ठीक है, जो हमें बताएंगे कि हमारे पास सेल के लेवल पे क्या क्या डिस्ट्रप्शन हुई है. ठीक है, इसके लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए डिजीजेस के बारे में. ठीक है, जब फिजियोथेरेपिस्ट को पता होगा कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है किस वजह से स्टार्ट होता है और ये सेल के लेवल पे किस टाइप की एबनॉर्मलिटीज करता है, इसके फर्दर जो है क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. ठीक है, देन ही फिजियोथेरेपिस्ट जो है इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को देख के जो डायग्नोसिस बनाता है उसकी लेवल पर भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि इंटरवेंशन बनाए. ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, उसने लाजमी क्लोजली अटेंशन देनी है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर कोई भी पैथोलॉजी है उसके फंक्शन, हमारी बॉडी के फंक्शन पे क्या डिस्ट्रप्शन हुई है. ठीक है, उसको चीज़ को देख के फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो है इंटरवेंशन बनाएगा ताकि उस चीज़ को करेक्ट कर सके. नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो हमारे पास सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है डिसेबलमेंट मॉडल का, दैट इज द इम्पेयरमेंट. ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या बताती है कि जब एक पैथोलॉजी होगी, उस पैथोलॉजी ने फिर हमारी बॉडी के ऊपर क्या नॉर्मल इफेक्ट शो किया है. ठीक है, क्या अपना इम्पैक्ट शो किया. ठीक है, वो हमें क्या बता रहा होता है, इम्पेयरमेंट्स बता रहे होते हैं. इम्पेयरमेंट्स आर द consequences of pathological conditions, that is they are the sign and symptoms that reflect abnormalities at the body, system, organ और tissue level. ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक डिजीज है. ठीक है, वो क्या है, एक पैथोलॉजी है. अब र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो उसके स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, जिस तरह जो पेशेंट की क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हुई भी होगी. ठीक है, स्मॉल जॉइंट मोस्टली इन्वॉल्व हुए होते हैं. ठीक है, तो ये उसके क्या है, साइन और सिम्टम्स हैं. ठीक है, ये हमें बताएगा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से उसकी जो उसने जो बॉडी पे इम्पैक्ट शो किया है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस शो किए हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इम्पेयरमेंट्स कह रहे हैं. ठीक है, अब जो इम्पेयरमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी जो डिजीज की वजह से आ रहे हैं, वो हमारी मोस्टली या तो ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम को, या फिर टिश्यू लेवल पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस शो कर रहे होते हैं. ठीक है, जो मोस्टली हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस शो हो रहे होते हैं वो मस्कुलोस्केलेटल लेवल, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर या पल्मोनरी सिस्टम या इंटेगुमेंटरी सिस्टम पर इम्पेयरमेंट शो हो रही होती है. ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारे पास इम्पेयरमेंट्स की टाइप्स क्या हैं. ठीक है, अब कोई डिजीज है, ठीक है, उसने डायरेक्ट जो अपने
सिम्टम्स और साइंस शो किए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट या प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट का शोल्डर पे कोई इम्पेयरमेंट सिंड्रोम या टेंडनाइटिस हुआ है, ठीक है, उसके जो सिम्टम्स हैं जैसा कि पेन होगा, उसको रेंज ऑफ मोशन उसकी लिमिटेड होगी, उसके मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है, ये हमें क्या शो करेंगे, प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स के इम्पेयरमेंट सिंड्रोम की वजह से बॉडी पे जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उसे हम प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स कह रहे हैं, जैसे कि पेन, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन और मैंने अभी बताया आपको वीकनेस ऑफ मसल्स, ठीक है। एक सेकंड होता है हमारे पास इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी इम्पेयरमेंट। अब देखिए कि पेशेंट जो है उसने अगर अपने जो इंटरवेंशन नहीं ले रहा, ठीक है, या फिर उसको पेन जब होता है तो वो पेन वो कहते कोशिश करता है कि मुझे पेन ना हो, तो वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को क्या कर देता है, ऑल्टर करने लगता है, ठीक है, वो कॉम्पनसेटरी मूवमेंट स्टार्ट करने लग जाता है, ठीक है। जब वो कॉम्पनसेटरी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका बॉडी का पोस्चर भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या था कि रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज थी, पेन था, मसल वीक थे, अब उससे क्या हुआ, पोस्चर जो पोस्चरल जो है एसिमेट्री आई है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इम्पेयरमेंट कहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट किसी इंजरी की वजह से नहीं हुई, ये पहले से कोई कॉज थी उसकी वजह से जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं उसको हम सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स के में कहेंगे। थर्ड हमारे पास जो होती है उसे हमें कहते हैं कंपोजिट इम्पेयरमेंट। इसमें ये होता है कि इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी इम्पेयरमेंट भी होती है और सेकेंडरी इम्पेयरमेंट भी होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका एंकल स्प्रेन हो गया, एंकल स्प्रेन इस तरह से हुआ कि उसका लिगामेंट जो टैलोफिबुलर लिगामेंट है, जो टैलोफिबुलर लिगामेंट है उसके क्या हो गया, टेयर हो गया, ठीक है। जब उसको टेयर हो गया ना, तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट को इस तरह डील करता है कि उसको इमोबिलाइज कर देता है ताकि उसके लिगामेंट की क्या हो जाए, हीलिंग हो जाए, ठीक है। तो जब लिगामेंट की हीलिंग होगी तो उसके लिए जब इमोबिलाइज करेंगे हम, ठीक है। जब वो जो टेयर हुआ है उसका एंकल स्प्रेन की वजह से, वो हमारे पास प्राइमरी इम्पेयरमेंट में आता है, ठीक है। और उसके बाद इमोबिलाइज करने के बाद उसके मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है, उसके बैलेंस जब वो आपको उसको इमोबिलाइजेशन से हटाओगे, ठीक है, तो वहाँ के जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस है वो लॉस्ट हुई भी होंगी, ठीक है, और जो है उसके बाद जो लिगामेंट्स है वो लैक्स हुए भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। इन दोनों इम्पेयरमेंट्स को हम इनको मिला के हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पोजिट इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो इम्पेयरमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इम्पेयरमेंट्स होती हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स की इम्पेयरमेंट, कार्डियोवैस्कुलर या पल्मोनरी या इंटेगुमेंटरी सिस्टम की, ठीक है। तो जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इम्पेयरमेंट्स आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट को पेन हो सकता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो सकती है, मसल की एंडोरेंस डिक्रीज हो सकती है, उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन तो मैंने आपको बताया, मसल वीकनेस डिक्रीज हो सकती है, उसके अलावा जॉइंट हाइपर मोबाइल हो सकता है, पोस्चर उसका फॉल्टी हो सकता है, उसके अलावा मसल लेंथ और स्ट्रेंथ इम्बैलेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये अगर मस्कुलोस्केलेटल लेवल पे कोई इम्पेयरमेंट्स आएंगे तो ये हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूरोमस्कुलर लेवल पे वो पैथोलॉजी हुई है, ठीक है, तो उस पर उसके जो इम्पेयरमेंट्स आएंगे वो पेशेंट का पेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा के जो ब्रेन के हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई इंजरी हुई है, कोई पैथोलॉजी हुई है, ठीक है, तो उसका क्या सिम्टम्स आ रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो वो है हमारे पास पेशेंट को पेन होगा, उसको इम्पेयरमेंट बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस इम्पेयर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड हुई भी हो सकती है, मोटर डेवलपमेंट डिलेड हो सकती है, टोन जो है उसकी भी एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा फंक्शनल जो उसकी मूवमेंट्स है वो स्ट्रैटेजीज वो भी एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट्स में आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। थर्ड है कि हमारे पास कोई पैथोलॉजी हुई है जिसने हमारे हार्ट के लेवल पे कोई डिस्ट्रप्शन की है, ठीक है, तो पेशेंट की एरोबिक कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है, उसके अलावा उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के साथ उसको कॉन्सिक्वेंटली पेन होगा, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या आता है, कार्डियोवैस्कुलर की इम्पेयरमेंट हुई है जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक या साइन और सिम्टम्स शो हुए। इंटेगुमेंट्री में हमारे पास मोस्टली स्किन हाइपोमोबिलिटी शो होती है, कि फॉर एग्जांपल कि अगर स्किन पे कोई स्कारिंग हो गई है, स्किन पे वो स्कैरिंग हुई है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट की स्किन जो है वहाँ पे मोबाइल नहीं करेगी, स्कैरिंग हार्ड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्किन की मोबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे अगर इंटेगुमेंट्री लेवल पे कोई पैथोलॉजी हुई है तो उससे क्या होगा, वो इम्पेयरमेंट क्या शो करेगा, स्किन की हाइपोमोबिलिटी शो करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है कि वो इन इम्पेयरमेंट्स को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और क्या करे, देखिए वो देखे कि इन इम्पेयरमेंट से उसके फंक्शन पे क्या डिस्ट्रप्शन आई है, ठीक है, फंक्शनली रेलिवेंट इम्पेयरमेंट्स दिखेंगे।